हेलो एवरीवन, माय नेम इज रंजन कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग अभी इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं। इवोल्यूशन में हम लोगों ने जो मेन टॉपिक्स है इवोल्यूशन के अंदर, जैसे कि लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ था, क्या एविडेंसेस है इवोल्यूशन के, एडेप्टिव रेडिएशन किसको बोलते हैं। हम लोगों ने इवोल्यूशन का थ्योरीज देख लिया, जिसमें हम लोगों ने लामार्किज्म को देखा, डार्विनिज्म को देखा, म्यूटेशन थ्योरीज ऑफ ह्यूगो डिवेरिस को देखा। आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कि इवोल्यूशन होता कैसे है, व्हाट आर द मैकेनिज्म्स ऑफ इवोल्यूशन। और मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन को समझने के लिए हम लोग स्पेसिएशन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। स्पेसिएशन का सिंपल मीनिंग होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। स्पेसिएशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। देखिए, इवोल्यूशन बेसिकली है क्या? समय के साथ साथ ऑर्गेनिजम्स में मॉडिफिकेशंस आ जाता है, जिससे कि एक नए स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाता है। उसी को हम इवोल्यूशन बोलते हैं। और सिंपल वर्ड्स में बोले तो समय के साथ बदलाव आना इज कॉल्ड इवोल्यूशन। समय के साथ ऑर्गेनिजम्स में मॉडिफिकेशन आना इज कॉल्ड इवोल्यूशन। और आज इस वीडियो में हम लोग क्या देख रहे हैं? स्पेसिएशन, मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। चलिए स्टार्ट करते हैं स्पेसिएशन। स्पेसिएशन, इसका सिंपल मीनिंग है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाना इज कॉल्ड स्पेसिएशन। देखो, स्पीसीज क्या होता है उसको समझेंगे। व्हाट इज स्पीसीज? देखिए, स्पीसीज को अगर हम डिफाइन करें तो इसका सिंपल मीनिंग है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स दैट कैन इंटरब्रीड एंड कैन प्रोड्यूस अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ऐसा पॉपुलेशंस, जैसे ह्यूमन का पॉपुलेशन हो गया, जितना भी ह्यूमन है दुनिया में सब एक दूसरे से इंटरब्रीड कर सकता है, मेल फीमेल, और इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकता है। तो ह्यूमन एक स्पीसीज हो गया। हॉर्स, हॉर्स एक स्पीसीज हो गया। तो जैसे हम लोग बात करें स्पीसीज मतलब क्या? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स दैट कैन interbreed and can produce a fertile offspring is called species। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग individuals are called as species। ऐसा इंडिविजुअल्स, पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन ना, पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन, ऐसा पॉपुलेशन जो कि इंटरब्रीड कर सकता है उसको हम लोग बोलेंगे स्पीसीज। जैसे कि मान लो ये हॉर्स का पॉपुलेशन है, ये ह्यूमंस का पॉपुलेशन है। क्या ये जो ह्यूमंस है वो हॉर्स के साथ इंटरब्रीड कर सकता है? नहीं कर सकता है। क्या हॉर्स है वो ह्यूमंस के साथ इंटरब्रीड कर सकता है? नहीं कर सकता है। मतलब कि ये ह्यूमंस एक अलग स्पीसीज है, ये हॉर्स एक अलग स्पीसीज है। तो हम लोग बोलते हैं ग्रुप ऑफ रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड ऑर्गेनिजम्स। रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड ऑर्गेनिज्म मतलब एक स्पीसीज है वो अपने स्पीसीज के साथ इंटरब्रीड कर सकता है, एक स्पीसीज है वो अपने स्पीसीज के साथ इंटरब्रीड कर सकता है। जैसे ह्यूमंस है वो ह्यूमंस के साथ इंटरब्रीड करेगा, हॉर्स है वो हॉर्स के साथ इंटरब्रीड करेगा। तो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज स्पीसीज। देखो, एक डेफिनेशन हम लोग को और मिल गया। रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड organisms are called as species। तीन डेफिनेशन आप लोगों को यहां मिला, एक ये वाला, तीनों का मीनिंग सेम है। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स दैट कैन इंटरब्रीड एंड कैन प्रोड्यूस अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग आर कॉल्ड एज स्पीसीज। पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशंस आर कॉल्ड एज स्पीसीज। रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज स्पीसीज। समझ आ रहा होगा आपको? रिप्रोडक्टिवली आइसोलेशन मतलब जैसे ह्यूमंस है, एक ह्यूमन का पॉपुलेशन है वो ह्यूमन के साथ इंटरब्रीड करेगा, हॉर्स का पॉपुलेशन है वो हॉर्स के साथ इंटरब्रीड करेगा। ह्यूमंस हॉर्स के साथ तो इंटरब्रीड करने नहीं जाएगा,
तो इसीलिए क्या है यहाँ पर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मतलब जो एक स्पीसीज है वो अपने ही स्पीसीज के साथ रिप्रोड्यूस करेगा, दूसरे स्पीसीज के साथ रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, उसी को हम लोग बोलेंगे रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड स्पीसीज। अब देखो क्या रीजन है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का, क्यों ऐसा हो रहा है। मान लो कि ये जो हम लोग बोल रहे हैं रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड स्पीसीज, क्यों रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो रहा है। जो ह्यूमंस है वो हॉर्स के साथ क्यों नहीं रिप्रोड्यूस करके नया ऑफस्प्रिंग बना दे रहा है, या जो हॉर्स है वो डॉग के साथ क्यों नहीं रिप्रोड्यूस करके नया ऑफस्प्रिंग बना दे रहा है। क्या रीजन हो सकता है कि जो ऑर्गेनिज्म जो स्पीसीज है उसके बीच में रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है, मतलब ह्यूमन स्पीसीज ह्यूमन के साथ ही इंटरब्रीड करेगा, हॉर्स का स्पीसीज हॉर्स के साथ ही इंटरब्रीड करेगा, डॉग स्पीसीज डॉग के साथ ही इंटरब्रीड करेगा। क्या रीजन है इसका, what are the reasons behind the reproductive isolation। देखिए रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का क्या रीजन है। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्यों होता है, रीजंस बिहाइंड द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। पहला रीजन है गैमेटिक आइसोलेशन, अभी समझ आ जाएगा, सारा पॉइंट समझ आएगा। गैमेटिक आइसोलेशन। दूसरा रीजन है बिहेवियरल आइसोलेशन, बिहेवियरल आइसोलेशन। और तीसरा रीजन है हाइब्रिड ब्रेकडाउन, हाइब्रिड ब्रेकडाउन। ये तीन मेन रीजंस को हम लोग देखेंगे जो कि रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड का कारण है। ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में है, इसका कारण ये तीन रीजन है, ये तीन कारण है कि ऑर्गेनिजम्स आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड एंड द रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज स्पीसीज। देखिए एक एक करके हम लोग समझेंगे। होप आपको इतना दूर तक समझ आ गया है। स्पेसिएशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। स्पीसीज हम लोग किसको बोलते हैं, organisms group of individuals that can interbreed and can produce a fertile offspring are called as species। reproductively isolated organisms are called species। reproductive isolation का मतलब आपको समझ में आ गया कि ह्यूमन से वो ह्यूमन के साथ ही इंटरब्रीड करेगा, हॉर्स से वो हॉर्स के साथ ही इंटरब्रीड करेगा, ह्यूमन हॉर्स के साथ करने नहीं जाएगा। तो इसके बीच में क्या है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है। और इसी को हम लोग बोल रहे हैं स्पीसीज। और क्या रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का कारण है, पहला कारण है गैमेटिक आइसोलेशन, दूसरा कारण है बिहेवियरल आइसोलेशन, और तीसरा कारण है हाइब्रिड ब्रेकडाउन। ये तीनों क्या होता है वो हम लोग समझेंगे एक एक करके। क्या हम लोग समझने जा रहे हैं, हम लोग समझने जा रहे हैं रीजंस फॉर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। रीजंस फॉर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। पहला रीजन क्या है, गैमेटिक आइसोलेशन। गैमेटिक आइसोलेशन, देखो आपको पता है गैमेट्स का मतलब क्या होता है। गैमेट्स का मतलब होता है हम लोग का जो सेक्स सेल्स है जो फ्यूज करके जाइगोट को बनाता है वो होता है गैमेट्स। गैमेट्स जैसे अगर हम लोग मेल का बात करें तो मेल गैमेट्स होता है स्पर्म और फीमेल गैमेट्स होता है ओवम। तो क्या बोल रहा है, गैमेटिक आइसोलेशन। देखो जितना भी ऑर्गेनिजम्स है इस दुनिया में, या हम लोग बोलेंगे जितना भी स्पीसीज है इस दुनिया में, सबका गैमेट्स अलग अलग है। क्या है, सबका गैमेट्स अलग अलग है। मतलब कि जो ह्यूमन है, या हम लोग बोलेंगे जो ह्यूमन का एग है या ओवम बोल लो, ये ह्यूमन के स्पर्म को पहचानता है और ये ह्यूमन के स्पर्म के साथ ही फ्यूजन करेगा। ह्यूमन के स्पर्म के साथ ही ये फ्यूज होगा, क्योंकि जो एग होता है इसके ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और ये रिसेप्टर्स अपने स्पर्म को पहचानते हैं कि इसको किसके साथ फ्यूज करना है। इसी को हम लोग बोलते हैं गैमेटिक आइसोलेशन। क्या बोलते हैं इसको, गैमेटिक आइसोलेशन। मतलब हर स्पीसीज का जो गैमेट्स है वो अलग अलग है और हर स्पीसीज का जो एग है वो अपने स्पर्म को पहचानता है और अपने स्पर्म को ही के साथ ही वो फ्यूजन करेगा। इसी को बोलते हैं गैमेटिक आइसोलेशन। और ये पहला कारण है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का कि हर स्पीसीज, मतलब स्पीसीज इज अ ग्रुप्स ऑफ रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड ऑर्गेनिजम्स।
रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज स्पीसीज। तो ये रीजन है, हर स्पीसीज का जो गैमेट्स है वो अलग अलग है, और हर स्पीसीज का जो एग है वो अपने स्पीसीज के स्पर्म को पहचानता है। ये मेन रीजन है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का। दूसरा जो रीजन है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का वो होता है बिहेवियरल आइसोलेशन। बिहेवियरल आइसोलेशन मतलब क्या होता है कि कोई भी स्पीसीज है वो कुछ बिहेवियर शो करता है जिसको हम लोग सेक्सुअल बिहेवियर बोल सकते हैं। जैसे कि या तो वो कोई फेरोमोन्स रिलीज करेगा, कोई केमिकल सब्सटेंस रिलीज करेगा एयर में जो कि मेल को अट्रैक्ट करेगा, या फिर मेल को बताएगा द फीमेल इज रेडी टू मेट। वो कुछ केमिकल सिग्नल्स देगा फेरोमोन्स के फॉर्म में, या कुछ केमिकल्स रिलीज करेगा एयर में, या कुछ आवाज निकालेगा जिसको मेटिंग कॉल हम लोग बोलते हैं। वो फीमेल कुछ आवाज निकालेगी जिससे मेल को पता चलेगा सी इज कॉलिंग फॉर मेट, है ना, वो मेट के लिए बुला रही है, और वो मेटिंग कॉल होता है। या फिर मेल कुछ मेटिंग कॉल निकालेगा, फीमेल को बुलाएगा कि आई एम रेडी टू मेट, प्लीज कम एंड मेट विथ मी। तो ये जो मेटिंग कॉल है, या जो फेरोमोन्स है, या जो बिहेवियरल सेक्सुअल बिहेवियर है, ये हर स्पीसीज का अलग अलग होगा, और हर एक स्पीसीज अपने स्पीसीज के मेटिंग कॉल को, या अपने स्पीसीज के फेरोमोन्स को, या अपने स्पीसीज के सेक्सुअल बिहेवियर को पहचानता है। इसीलिए रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड और का कारण ये एक होता है बिहेवियरल आइसोलेशन। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का दूसरा कारण है बिहेवियरल आइसोलेशन। हर स्पीसीज का जो सेक्सुअल बिहेवियर है, या मेल को अट्रैक्ट करने के लिए, मेटिंग के लिए बुलाने का तरीका अलग अलग है, और स्पीसीज अपने मेट करने का जो तरीका है उसको पहचानता है ना। मेटिंग कॉल हो गया, फेरोमोन्स हो गया, कुछ केमिकल्स रिलीज होगा एयर में जो कि मेल को बुलाएगा, या मेल कुछ आवाज निकालेगा मेटिंग कॉल के लिए बुलाएगा। तो ये होता है बिहेवियरल आइसोलेशन, है ना। इसमें आपको तीन चीज हम बताएं, एक तो होता है फेरोमोन्स का रिलीज होना जो कि फीमेल्स को बुलाएगा कि कम एंड मेट विद मी, और दूसरा कारण है कुछ भी केमिकल्स और सब्सटेंस रिलीज होगा एयर में। तीसरा कारण है मेटिंग कॉल, कुछ आवाज निकाला जाएगा जिससे कि उस स्पीसीज, उस ग्रुप के स्पीसीज को पता चलेगा कि फीमेल हमको बुला रही है, या मेल हमको बुला रहा है, या मेटिंग के लिए रेडी है, मेट करने के लिए तैयार है। और ये जो तीनों चीज है ये हर स्पीसीज में अलग अलग होगा। इसीलिए जो ग्रुप ऑफ स्पीसीज, जैसे हॉर्स का स्पीसीज का बात करें तो ये अपने स्पीसीज के मेटिंग कॉल को पहचानेगा तो मेट करेगा। उसी तरह अगर हम कोई भी इंसेक्ट्स का बात करेंगे, इंसेक्ट्स फेरोमोन्स रिलीज करेगा, तो ये जो फेरोमोन्स है वो इंसेक्ट्स को ही अट्रैक्ट करेगा, मेट के लिए बुलाएगा। हर ऑर्गेनिजम्स का मेटिंग कॉल अलग अलग होगा, या हम लोग बोलेंगे जो सेक्सुअल बिहेवियर है वो अलग अलग होगा। तो ये दूसरा रीजन है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का। तीसरा रीजन क्या बताया गया है? तीसरा रीजन बताया गया है हाइब्रिड ब्रेकडाउन। तीसरा रीजन है हाइब्रिड ब्रेकडाउन। देखो हाइब्रिड ब्रेकडाउन मतलब क्या होता है, मान लो गैमेट्स भी मैच हो गया, है ना, गैमेट्स भी मैच हो गया, फ्यूज कर गया, बिहेवियर भी मैच हो गया, फ्यूज कर गया। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं किसका, हम लोग फीमेल हॉर्स और मेल डोंकी को मिलाकर बनाए खच्चर, म्यूज बोलते हैं। कैसे बनाए हम लोग इसको, फीमेल हॉर्स अलग स्पीसीज है, फीमेल हॉर्स, डोंकी भी अलग स्पीसीज है, घोड़ा गधा अलग अलग हुआ ना। तो इसको फ्यूज करके मान लो कि गैमेट्स मैच कर गया, फ्यूज कर गया, ऑफस्प्रिंग पैदा ले लिया, और ऑफस्प्रिंग जो पैदा लिया वो कौन लिया, म्यूल्स लिया। लेकिन हाइब्रिड ब्रेकडाउन बोलने का मतलब है कि ये जो म्यूल्स है ये होगा स्टेराइल। स्टेराइल होगा मतलब ये नया ऑफस्प्रिंग पैदा नहीं कर पाएगा, नया बच्चा को नहीं बना पाएगा। या मान लो इस तरीके से हाइब्रिड बनाते हैं जब हम लोग, तो हाइब्रिड बनाने के बाद हम लोग को जो ऑफस्प्रिंग मिलेगा वो स्टेराइल भी हो सकता है, और एक चीज और वो हो सकता है जिसको हम लोग बोलते हैं इनविएबल। क्या बोलते हैं इसको, इनविएबल। इनविएबल मतलब कि वो एम्ब्रायोनिक स्टेज में ही मर जाएगा, डेथ इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, डेथ इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो जो हाइब्रिड ब्रेकडाउन है, हाइब्रिड ब्रेकडाउन, एक हाइब्रिड हम लोग बनाए, क्या लिए, फीमेल हॉर्स को लिए और मेल डोंकी को लिए, दोनों के बीच हम लोग
मेटिंग करवाए, मेटिंग से जो हम लोग को ऑफस्प्रिंग मिला वो म्यूल्स मिला, और म्यूल्स क्या निकला, स्टेराइल निकला। या मेटिंग मतलब जो दो अलग अलग स्पीसीज के बीच मान लो मेटिंग करवा दिए, गैमेट्स मिल गया, बिहेवियर भी मिल गया, दोनों मेट कर गया, मेट करने के बाद जो ऑफस्प्रिंग मिलेगा वो या तो वो स्टेराइल होगा या तो वो इनविएबल होगा, मतलब कि वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही मर जाएगा, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही वो मर जाएगा। इविएबल बोलते हैं उसको, इविएबल। ठीक है, अब देखो ये तीन रीजन आप लोगों को समझ में आया होगा रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का। रीजंस फॉर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, फर्स्ट है गैमेटिक आइसोलेशन, सेकंड है बिहेवियरल आइसोलेशन, और थर्ड है हाइब्रिड ब्रेकडाउन। और यहाँ पे एक हाइब्रिड का एग्जांपल आप लोगों को दिया, म्यूल्स का हाइब्रिड जो बनाया जाएगा या तो वो इविएबल होगा, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही मर जाएगा, या वो स्टेराइल होगा, मतलब वो नया ऑफस्प्रिंग नहीं बना पाएगा। और हम लोग स्पीसीज का डेफिनेशन क्या पढ़े, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स दैट कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, मतलब कि जो स्पीसीज है वो अगर इंटरब्रीड करेगा तो जो नया ऑफस्प्रिंग मिलेगा वो भी फर्टाइल होना चाहिए। लेकिन यहाँ हाइब्रिड के केस में तो फर्टाइल नहीं हो रहा है, वो तो स्टेराइल हो जा रहा है, स्टेराइल हो जा रहा है ना, मतलब कि वो अपना बच्चा नहीं पैदा कर पाएगा, नहीं बना पाएगा, वो एक तरीके से क्या बोलेंगे उसको, स्टेराइल है वो, दे आर नॉट कैपेबल टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग और दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, वो नया ऑर्गेनिज्म नहीं बना पाएगा। ये होता है रीजंस फॉर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। देखिए इसके बाद जो स्पेसिएशन है, जो स्पेसिएशन है, स्पेसिएशन स्पेसिए स्पेसिएशन ये दो टाइप का होता है। एक होता है एलोपैट्रिक, एलोपैट्रिक स्पेसिएशन, एक होता है सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन। एक होता है एलोपैट्रिक स्पेसिएशन और एक होता है सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन। देखो क्या डिफरेंस है, हम लोग को समझ में आ गया। स्पेसिएशन मतलब क्या, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। और ये जो न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा एलोपैट्रिक भी हो सकता है और सिम्पैट्रिक भी हो सकता है। एलो मतलब होता है डिफरेंट, एलो मतलब होता है डिफरेंट। क्यों बोल रहा है इसको डिफरेंट, अभी समझ आ जाएगा। और सिम मतलब होता है सेम। देखो एलोपैट्रिक स्पेसिएशन का मतलब आप लोग समझेंगे, पहले इसका डेफिनेशन बता देते हैं फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। डेफिनेशन क्या है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ड्यू टू सम फिजिकल बैरियर, और इसमें होगा रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन विदाउट एनी फिजिकल बैरियर। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ड्यू टू सम फिजिकल बैरियर, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन विदाउट एनी फिजिकल बैरियर। ये बस इसका डेफिनेशन है। क्या डिफरेंस है अभी समझ आ जाएगा आप लोगों को। देखो हम लोग पहले एलोपैट्रिक स्पेसिएशन को समझते हैं, हम लोग पहले इस एलोपैट्रिक स्पेसिएशन को समझते हैं। देखो मान लो कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, फिजिकल बैरियर के कारण रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो गया। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मतलब दो अलग अलग स्पीसीज बन गया। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मतलब अभी हम लोग समझे ग्रुप ऑफ, मतलब रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मतलब क्या, ऐसा स्पीसीज जो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है ना। तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो गया ड्यू टू सम फिजिकल बैरियर। मतलब कि देखो मान लो कि कोई स्पीसीज है, ये कोई स्पीसीज है, ये अभी ऐसा दिख रहा है, ये अभी ऐसा दिख रहा है, और इसी का सेम स्पीसीज है यहां पे भी, सेम स्पीसीज है यहां पर भी। लेकिन क्या किए हैं हम, इस स्पीसीज को इस पिंजड़ा में बंद कर दिए हैं, और ये पिंजड़ा यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, फिजिकल बैरियर है, बोल सकते हैं ना। ये जो स्पीसीज इसको हम लोग पिंजड़ा में बंद कर दिए हैं, और ये पिंजड़ा यहाँ पे क्या है, फिजिकल बैरियर है। तो देखेंगे कि बहुत सालों के बाद, लाखों करोड़ों साल के बाद, जो इस पिंजड़ा वाला ऑर्गेनिज्म है वो इससे नहीं मिल पा रहा है। दोनों सेम स्पीसीज है, बोथ आर दी सेम स्पीसीज। ये फिजिकल बैरियर के कारण इससे नहीं मिल पा रहा है, फिजिकल बैरियर के कारण ये स्पीसीज इससे नहीं मिल पा रहा है।
तो क्या होगा, बहुत सालों के बाद नहीं मिल पा रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि दोनों रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, मेट नहीं कर पा रहा है, क्यों? ड्यू टू फिजिकल बैरियर। तो बहुत सालों के बाद, लगभग लाखों करोड़ों सालों के बाद या हजारों सालों के बाद भी नए स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये कुछ दूसरा स्पीसीज बन जाएगा, ये कुछ दूसरा स्पीसीज बन जाएगा। मान लो इसमें ऐसे ये दूसरा स्पीसीज बन गया, ये तो सेम बनाना पड़ेगा ना। लाखों करोड़ों साल के बाद ड्यू टू फिजिकल बैरियर ये दोनों मेट नहीं कर पाया, अपना ऑफस्प्रिंग नहीं पैदा कर पाया, तो जो साथ में जो इस पिंजरा के अंदर है वही लोग कर रहा है। तो बहुत सालों के बाद नए स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाएगा, दोनों अलग अलग बन जाएगा, एक ऐसे बन गया और एक ऐसा बन गया। तो क्या हो गया, ये अब देखो क्या होगा, बहुत सालों के बाद जब दो स्पीसीज बन जाएगा ना, पहले तो दोनों एक ही स्पीसीज था, अब क्या बन गया, ये पहला स्पीसीज बन गया, ये दूसरा स्पीसीज बन गया। अब ये इसके साथ मैट नहीं करेगा, ये इसके साथ मैट नहीं करेगा, क्या हो गया, दो अलग अलग स्पीसीज बन गया, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड ऑर्गेनिज्म बन गया। ये अपना रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो गया, ये खुद के मेंबर के साथ रिप्रोड्यूस करेगा, ये खुद के मेंबर के साथ रिप्रोड्यूस करेगा। तो ये एलोपैट्रिक स्पेसिएशन कहलाता है, जो फिजिकल बैरियर के कारण होता है। यहाँ पे ये फिजिकल बैरियर हो गया, फिजिकल बैरियर से ये दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाया तो मेट नहीं कर पाया, और मेट नहीं कर पाया तो हजारों सालों के बाद दो अलग अलग स्पीसीज का फॉर्मेशन हो गया, और इसी को तो हम लोग स्पेसिएशन बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। और अगर कोई फिजिकल बैरियर आ गया तो वो क्या कहलाएगा, एलोपैट्रिक। यहाँ पे डिफरेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन में है, एक इधर है पिंजरा के अंदर और एक इधर है अपना खुलेआम घूम रहा है, तो दो डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन हो गया। और इसी के साथ जो स्पेसिएशन हुआ, जो न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हो गया, वो कहलाता है एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। इसका एक एग्जांपल है, अमेरिका में एक जगह है जिसका नाम है ग्रैंड कैनियन। इसका एग्जांपल हम बता रहे हैं, एलोपैट्रिक का एग्जांपल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आपके एग्जाम में आएगा। ग्रैंड कैनियन स्क्वायरल है ना, ये गिलहरी है। क्या है कि ग्रैंड कैनियन में एक, मान लो देखो, ये जो फिजिकल बैरियर है यहाँ पे तो हम ये पिंजरा बताए ना, लेकिन ये जो फिजिकल बैरियर है, ये मान लो माउंटेन्स भी हो सकता है, बीच में पर्वत आ गया, पहाड़ आ गया, रिवर भी हो सकता है, तो कुछ भी हो गया। लेकिन ये ग्रैंड कैनियन स्क्वायरल के केस में क्या था कि बहुत पहले यहाँ ग्रैंड कैनियन में एक नदी बहती थी। क्या बहती थी, नदी बहती थी, बहुत सुंदर नदी थी यहाँ पे। और इसी नदी के किनारे एक स्क्वायरल रहती थी, इसी नदी के किनारे क्या रहती थी, एक स्क्वायरल रहती थी। और इधर भी एक स्क्वायरल होगी, दोनों सेम स्पीसीज है ना, दोनों क्या है, ग्रैंड कैनियन स्क्वायरल। अब क्या है कि ये दोनों जो स्क्वायरल है आराम से नदी पार कर ले रही थी, अपना मेट वेट कर ले रही थी, तो एक ही स्पीसीज था। समझ आ रहा है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन यहाँ पे होगा ड्यू टू रिवर, बीच में रिवर है। लेकिन बहुत पहले जब वहां पे एक ही गिलहरी का स्पीसीज पाया जाता था, तो मान लो ये गिलहरी है, ये दोनों अभी सेम ही स्पीसीज है, ये आराम से नदी पार कर रही, ये भी आराम से नदी पार कर रहा है, मतलब इधर से आ रहा है जा रहा है, उधर से आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, दोनों मेट कर रहा है, नया ऑफ स्प्रिंग पैदा हो रहा है, दोनों अपना पेरेंट के जो ऑफ स्प्रिंग पैदा हो रहा है अपने पेरेंट के जैसा ऑफ स्प्रिंग है। तो इससे क्या होगा, स्पेसिएशन अभी नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ फिजिकल बैरियर है, लेकिन आराम वाला फिजिकल बैरियर है, ये लोग इधर से आ रहा है जा रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी उधर जा रहा है, ये भी इधर आ रहा है, दोनों के बीच मीटिंग भी हो रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, एक ही स्पीसीज है। लेकिन क्या हुआ, बहुत सालों के बाद, मान लो पहले का ये केस था, लगभग 1000 साल बीत गया, आफ्टर 1000 ईयर्स या आफ्टर 2000 ईयर्स, आफ्टर 1 लाख ईयर्स, क्या हुआ ना, धीरे धीरे सॉइल इरोजन होने लगा, और ये जो नदी थी वो नीचे जाने लगी। नदी के नीचे जाने से क्या हो गया, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन गया, एक लैंड ऑफ मास इधर आ गया, एक लैंड ऑफ मास इधर आ गया, और ये जो नदी थी ये खाई में तब्दील हो गई। तो अब क्या हुआ कि ये स्क्वायरल इधर नहीं जा पाया, ये स्क्वायरल इधर नहीं जा पाया, दोनों के बीच मेटिंग होना बंद हो गया, इधर साइड वाला स्क्वायरल इधर ही रह गया, उधर साइड वाला स्क्वायरल उधर ही रह गया, और आज वहां पे दो स्पीसीज स्क्वायरल की पाई जा रही, एक नदी के इस पार, एक नदी के इस पार, तो दो अलग अलग स्पीसीज बन गया। अब देखो, नदी के इस पार वाला अपने में ही मैट कर रहा है, नया ऑफस्प्रिंग पैदा कर रहा है, नदी के उस पार वाला अपने में ही मैट कर रहा है, नया ऑफस्प्रिंग पैदा कर रहा है। तो बहुत सालों के बाद क्या हुआ, वहां पे टू स्पीसीज ऑफ स्क्वायरल बन गई,
2 स्पीसीज ऑफ स्क्वायरल बन गई, और वो क्या हो गए, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड भी हो गई, मतलब कि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रही एक दूसरे से। क्यों? ड्यू टू फिजिकल बैरियर। बीच में क्या आ गया, नदी आ गया। तो ये इवोल्यूशन हो गया। इवोल्यूशन से क्या हुआ, दो अलग अलग स्पीसीज फॉर्मेशन हो गया। दोनों स्क्वायरल है लेकिन दोनों अलग अलग स्पीसीज है, दोनों रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है। तो ये होता है एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। और एलोपैट्रिक स्पेसिएशन में हम लोग क्या पढ़े, ग्रैंड कैनियन स्क्वायरल एक एग्जांपल है एलोपैट्रिक स्पेसिएशन का। होप आपको एलोपैट्रिक स्पेसिएशन समझ आया है। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और सिम्पैट्रिक को समझेंगे। देखिए, सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन, सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन मतलब रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन without any physical barrier, without any physical barrier और डिस्टेंस, मतलब दोनों पास में ही रहेगा लेकिन रिप्रोड्यूस नहीं करेगा एक साथ, है ना। दोनों पास में ही रहेगा लेकिन रिप्रोड्यूस नहीं करेगा। सिम्पैट्रिक मतलब रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन विदाउट एनी फिजिकल बैरियर। एलोपैट्रिक में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो रहा था लेकिन बीच में क्या था, फिजिकल बैरियर था। इसका एग्जांपल्स है एप्पल मैगोट फ्लाई, एप्पल मैगोट फ्लाई, ये एग्जांपल है इसका। देखेंगे हम लोग क्या हुआ यहाँ पे, है ना। देखो, अमेरिका में एक पेड़, एक प्लांट बोलेंगे ना, एक पेड़ उगता था। उस पेड़ का नाम था, क्या नाम था उसका, उसका नाम था हॉथॉर्न ट्री, हॉथॉर्न ट्री। अमेरिका में एक पेड़ उगता था जिसका नाम था हॉथॉर्न ट्री। सपोज दैट ये पेड़ है। अब क्या है, इस पेड़ में कुछ फ्लाई रहती थी, इंसेक्ट्स है, कुछ मैगोट फ्लाई रहती थी। इस पेड़ में क्या रहती थी, मैगोट फ्लाई रहती थी, है ना। ये फ्लाई इस पेड़ में आराम से रहती थी। लेकिन आज से कुछ 200 साल पहले, आज से कुछ 200 साल पहले अमेरिका में एप्पल नहीं पाया जाता था। जो सेब होता है ना, एप्पल, वो नहीं पाया जाता था। तो वहां पे यूरोप से एप्पल को इंट्रोड्यूस किया गया। और वहां पे क्या हुआ, सपोज दैट इसके बगल में एक एप्पल का ट्री आ गया। ये एप्पल का ट्री है। सपोज दैट ये एप्पल यहाँ पे लटक रहा है। दिस इज एप्पल ट्री। क्या बोल रहे हैं हम, सुनिएगा। अमेरिका में एक पेड़ उगता है जिसका नाम है हॉथॉर्न ट्री। और उस हॉथॉर्न ट्री पे एक फ्लाई रहती है जिसका नाम है एप्पल मैगोट फ्लाई। अमेरिका में एप्पल का पेड़ नहीं था। आज से करीब 200 साल पहले यूरोप से वहां पे एप्पल का पेड़ इंट्रोड्यूस किया गया। और ये हॉथॉर्न ट्री है, ये एप्पल ट्री है। अब क्या हुआ, इसमें से कुछ मैगोट फ्लाई आकर इस एप्पल ट्री पे आ गई। इसमें से कुछ मैगोट फ्लाई आकर इस एप्पल ट्री पर आ गई, है ना। और इसको क्या, एप्पल का टेस्ट बड़ा पसंद आ गया। दे लाइक एप्पल, है ना। दे वर लाइक एप्पल, इसको एप्पल बहुत ज्यादा पसंद आ गया। अब क्या हुआ कि जैसे ही समय बीतता गया, एप्पल ट्री में जो मैगोट फ्लाई रहती थी वो अब इसमें नहीं जाती थी, और इसमें जो रहती थी वो इसमें नहीं जाती थी। समझ आ रहा है। कोई यहाँ पे फिजिकल बैरियर नहीं है, लेकिन इसको एप्पल पसंद आ गया है। इसको अपना जो हॉथॉर्न वाला फ्रूट है वो पसंद है। तो हॉथॉर्न वाला एप्पल में नहीं जा रही, एप्पल वाला हॉथॉर्न में नहीं जा रही। तो इससे क्या हुआ, बहुत सालों के बाद मान लो जो एप्पल ट्री में जो मैगोट फ्लाई रह रही है, वो इस एप्पल ट्री मैगोट फ्लाई मेल से ही मेट कर रही है, और मेल से ही मेट कर रही है और नया ऑफस्प्रिंग पैदा कर रही है। और यहाँ पे इस केस में जो हॉथॉर्न ट्री में फ्लाई रह रही है वो इस मेल के साथ ही मेट कर रही है और ऑफस्प्रिंग पैदा कर रही है। और ये ऑफस्प्रिंग ऐसा नहीं है कि उड़ के यहाँ चला जा रहा है, नहीं, इसको हॉथॉर्न में ही रहना है और इसको एप्पल में ही रहना है। मतलब कि एप्पल वाला यहाँ नहीं आ रहा है, हॉथॉर्न वाला एप्पल में नहीं जा रहा है।
तो क्या हुआ, यहाँ पे बहुत सालों के बाद दो स्पीसीज बन गया एप्पल मैगोट फ्लाई का, बन जाएगा ना, जो कि एप्पल पे ही रहेगा, और एक जो स्पीसीज रहेगा वो हॉथॉर्न ट्री पे ही रहेगा। इसी को बोला जाता है सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन। मतलब कि बिना किसी फिजिकल बैरियर के दो अलग स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाना, दो अलग स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाना बिना किसी फिजिकल बैरियर के, बिना किसी डिस्टेंस के, इसी को हम लोग बोलते हैं सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन, और इसका एग्जांपल है एप्पल मैगोट फ्लाई। अब देखिए, आप लोग को एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ाए थे एडेप्टिव रेडिएशन में डार्विन फिंचेस का। अब वहां से आपसे हम क्वेश्चन पूछेंगे। देखिए, पहले थोड़ा आपको इंट्रोड्यूस कर देते हैं डार्विन फिंचेस। आप लोग हो सकता है वीडियो मेरा नहीं देखे होंगे। देखिए, साउथ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट में चैन ऑफ आइलैंड है, उस आइलैंड का नाम है गैलपेगोस आइलैंड। और एक ही सेम आइलैंड, इसी गैलपेगोस आइलैंड पर डार्विन ने विजिट किया था। साउथ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट में एक आइलैंड है जिसका नाम है गैलपेगोस आइलैंड, और इसी आइलैंड में डार्विन ने विजिट किया और क्या पाया कि एक आइलैंड में अलग अलग स्पीसीज ऑफ बर्ड्स रह रही है, जिसको डार्विन फिंचेस बोलते हैं। तो क्या हुआ था, यहाँ पे जो सीड ईटिंग बर्ड था, ये पेरेंट स्पीसीज है, दीज आर सीड ईटिंग बर्ड, ये पेरेंट स्पीसीज थी। और इसी सीड ईटिंग बर्ड से क्या हुआ, मान लो सीड खत्म हो गया होगा या सीड में कंपटीशन ज्यादा बढ़ गया होगा, तो कुछ जाकर कैक्टस खा रही थी, ये बन गई थी कैक्टस ईटिंग बर्ड। आप लोग एडेप्टिव रेडिएशन वाला वीडियो देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। कुछ फ्रूट खाने लगी थी, ये बन गई थी फ्रूगीवोरस फ्रूट ईटिंग फिंचेस, फ्रूट ईटिंग बर्ड। और कुछ इंसेक्ट्स खाने वाली बन गई थी इंसेक्ट ईटिंग बर्ड, इंसेक्ट ईटिंग बर्ड। अब मेरा आप लोग से क्वेश्चन है कि ये जो डार्विन फिंच है ना, डार्विन फिंच, इसी बर्ड का नाम है डार्विन फिंच। देखो, जो जो पेरेंट स्पीसीज है वो है सीड ईटिंग वाला, बीज खाने वाला। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे मान लो कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिससे कि कुछ चला गया कैक्टस खाने, कुछ चला गया फ्रूट खाने, कुछ चला गया इंसेक्ट खाने। और जो कैक्टस खाने गया वो यहाँ पे नहीं आ रहा है, वो यहीं पे कैक्टस खा रहा है, वही पॉपुलेशन के साथ इंटरब्रीड कर रहा है, वहीं पे अपना ऑफस्प्रिंग पैदा कर रहा है। जो इंसेक्ट्स खा रहा है वो सीड के पास नहीं आ रहा है, यहीं पे मेट कर रहा है, यहीं पे अपना ऑफस्प्रिंग पैदा कर रहा है। जो फ्रूट खा रहा है वो फ्रूट वाले के साथ ही इंटरब्रीड कर रहा है, अपना बच्चा पैदा कर रहा है, वो नहीं जा रहा है सीड ईटिंग के पास, या वो यहाँ नहीं जा रहा है, यहाँ वाला यहाँ नहीं आ रहा है। तो आप लोग बताइए कि ये एलोपैट्रिक स्पेसिएशन है या सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन है? ज्यादातर बच्चों का आंसर होगा कि ये सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन है, क्योंकि कोई यहाँ पे फिजिकल बैरियर नहीं है। ज्यादातर बच्चे यही बोलेंगे कि ये सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन है, क्योंकि यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे कोई भी फिजिकल बैरियर नहीं है, बल्कि अलग अलग स्पीसीज का फॉर्मेशन हो गया है, स्पेसिएशन हो गया है बिना किसी फिजिकल बैरियर के। तो बहुत बच्चे बोलेंगे कि ये सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन है, लेकिन एक्चुअल में ये एलोपैट्रिक स्पेसिएशन है। डार्विन फिंचेस एलोपैट्रिक स्पेसिएशन है। क्यों एलोपैट्रिक स्पेसिएशन है? क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है। आप लोग याद करिए, हॉथॉर्न ट्री और एप्पल मैगोट, एप्पल ट्री है ना, हॉथॉर्न ट्री और एप्पल ट्री, दोनों के बीच डिस्टेंस ज्यादा नहीं था। हॉथॉर्न में रहने वाली इंसेक्ट्स को एप्पल ज्यादा पसंद आ गया था, वो एप्पल के साथ ही रह रही थी, और एप्पल वाले मेल के साथ ही इंटरब्रीड कर रही थी, वो नहीं बोल रही थी कि हमको उससे शादी करना है। हॉथॉर्न वाला एप्पल वाले से नहीं बोल रहा कि हमको उससे शादी करना है, उसके साथ इंटरब्रीड करना है। या एप्पल वाला नहीं बोल रहा हॉथॉर्न के साथ कि हमको उससे शादी करना है, उससे इंटरब्रीड करना है। ये सब खाली ह्यूमंस में होता है कि हमको उससे शादी करना है, उससे ब्रीड करना है। ये इंसेक्ट्स में, मैगोट फ्लाई में नहीं हो रहा है, और ये यहाँ पर भी नहीं हो रहा है। कैक्टस कैक्टस के साथ ही ब्रीड कर रहा है, फ्रूट फ्रूट के साथ ही ब्रीड कर रहा है, इंसेक्ट्स वाला इंसेक्ट्स के साथ ही ब्रीड कर रहा है, ये यहाँ नहीं आ रहा है। तो क्वेश्चन क्या है कि ये एलोपैट्रिक स्पेसिएशन है या सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन है? आप लोग को लग रहा होगा कि यहाँ कोई भी फिजिकल बैरियर नहीं है गैलापागोस आइलैंड में, तो ये सिम्पैट्रिक होगा, लेकिन एक्चुअल में ये एलोपैट्रिक स्पेसिएशन है ड्यू टू डिस्टेंस। यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है। लिखेंगे यहाँ पे डार्विन फिंचेस shows the allopatric speciation because there is a speciation, मतलब formation of new species, because there is a formation of new species
न्यू स्पीसीज इन वेरी फार डिस्टेंस, इन वेरी फार डिस्टेंस, वहां पे बहुत ज्यादा दूर में स्पेसिएशन हो रहा है ना, तो इसीलिए वो क्या है, एलोपेट्रिक स्पेसिएशन है। आप लोग याद रखिएगा डार्विन फिंचेस एलोपेट्रिक स्पेसिएशन को शो करता है। तो ये था स्पेसिएशन का कॉन्सेप्ट। होप आप लोग का स्पेसिएशन क्लियर है। एलोपेट्रिक स्पेसिएशन, सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन, स्पेसिएशन क्या होता है, क्या रीजन है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के, ये सारा हमने डिस्कस किया। होप आपको सारा कुछ क्लियर होगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशंस भी मिलते रहे। थैंक्स ऑल।